इन पंडालों में पहुंच गए और इनकी संदिग्ध गतिविधियों को देखकर जब इन्हें पकड़ा गया तो हिंदू संगठनों ने इनकी पिटाई की और इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। अब दूसरे वर्ग का आरोप यह है कि हिंदू कट्टरवादी संगठन गरबा की आड़ में मुस्लिम युवकों पर अत्याचार कर रहे हैं और नौबत यहां तक आ गई कि कई गरबा पंडालों के गेट पर अब यह लिखा जा रहा है कि यहां मुस्लिम लड़कों के लिए प्रवेश निषेध है और प्रवेश से पहले वहां पर लोगों के आई कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं। जबकि स्थानीय लोगों का सवाल यह है कि ये मुस्लिम लड़के अपना धर्म छिपाकर आखिर वहां किस मंशा से आना चाहते हैं। इसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि गांधी परिवार ने आखिरकार रिमोट कंट्रोल से चलने वाला एक नया कांग्रेस अध्यक्ष ढूंढ ही लिया है और उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे 80 वर्ष के हैं और लोकसभा में कांग्रेस की सीटें उनकी उम्र से लगभग आधी हैं। खड़गे की खासियत यह है कि उनका ना तो कोई जनाधार है और ना ही इतनी लोकप्रियता है कि वो गांधी परिवार के लिए जरा सी भी कोई परेशानी कभी भी पैदा कर पाए। उनकी ये सारी कमजोरियां ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस चुनाव में वोट डालने वाले कांग्रेस के डेलीगेट्स अपनी अंतरात्मा की आवाज पर नया अध्यक्ष चुनेंगे या फिर गांधी परिवार के इशारे पर। और आखिर में हम आपको ठीक उसी जगह पर लेकर चलेंगे जहां कुछ दिन पहले मशहूर उद्योगपति साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। मुंबई अहमदाबाद हाईवे के उसी स्थान पर अब अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 6 और लोग मारे गए हैं। तो क्या साइरस को भी इसी सड़क ने मारा? आज ये एक नया विश्लेषण आपके लिए होगा। आमतौर पर हमारे देश का मीडिया जब कोई बड़ी खबर आपके लिए लाता है तो खबर आपको दिखाने के बाद उसे भूल जाता है, फॉलोअप नहीं होता। लेकिन आज हम साइरस मिस्त्री की उस सड़क दुर्घटना का एक फॉलोअप कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि हमने क्या पाया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने गुजरात को कई सौगात दी। अंबाजी में प्रधानमंत्री ने रोड शो किया और फिर उन्होंने 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से भी बात की। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पीएम मोदी ने अहमदाबाद को मेट्रो रेल की सौगात भी दी। अहमदाबाद से गांधीनगर जाते वक्त पीएम का काफिला एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए रुक गया। गांधीनगर में उन्होंने मुंबई जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। गुजरात में जिस ऑटो वाले के घर पहुंचकर अरविंद केजरीवाल ने खाना खाया था, वो ऑटो ड्राइवर सिर पर भगवा टोपी और बीजेपी का गमछा डालकर प्रधानमंत्री मोदी की रैली में पहुंच गया। मीडिया ने सवाल पूछे तो विक्रम दातानी ने खुद को पीएम का फैन बता दिया और कहा कि जब भी जरूरत पड़ती है बीजेपी ही मदद करती है। केजरीवाल को डिनर पर बुलाने के सवाल पर विक्रम ने कहा, मैंने पंजाब का एक वीडियो देखा था। इसमें दिल्ली के सीएम केजरीवाल एक ऑटो चालक के घर पर खाना खाने गए थे, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे भी उन्हें अपने घर खाने पर बुलाना चाहिए। पाबंदी के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एक्शन जारी है। केरल के कोझिकोड में एनआईए ने स्टेट कमेटी के ऑफिस को सील कर दिया। उधर कोझिकोड से गिरफ्तार किए गए पीएफआई के 11 कार्यकर्ताओं की कोर्ट में पेशी हुई, जिन्हें अदालत ने 21 दिनों के रिमांड पर भेज दिया। पीएफआई के खिलाफ हो रही कार्रवाई को देखते हुए जुमे की नमाज कड़ी सुरक्षा में अता की गई। कानपुर में सुरक्षा एजेंसियों ने फ्लैग मार्च किया तो लखनऊ में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पीएफआई पर पाबंदी और त्योहारों को देखते हुए पूरे यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात की। सीएम धामी ने अंकिता के माता पिता को भरोसा दिया कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस बीच अंकिता मर्डर केस की जांच कर रही एसआईटी को एक बड़ा सबूत हाथ लगा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जांच टीम को चीला बैराज से एक मोबाइल मिला है। शक है कि ये मोबाइल अंकिता का हो सकता है। दिल्ली से सटे नोएडा की ग्रैंड ओमेक सोसाइटी एक बार फिर चर्चा में है। गालीबाज श्रीकांत त्यागी पर एक्शन के बाद बुलडोजर एक बार फिर इस सोसाइटी में पहुंचा और दूसरे अवैध निर्माणों को निशाना बनाया। सोसाइटी के 300 फ्लैट मालिकों को नोएडा अथॉरिटी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसके खत्म होने के बाद कार्रवाई की गई। सोसाइटी के लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अग्निवीर भर्ती परीक्षा को निशाना बनाने आए 2 आतंकियों को सुरक्षा एजेंसियों ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। दोनों आतंकवादी जैश ए मोहम्मद से जुड़े बताए जा रहे हैं।
उधर शोपियां में भी आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने जमकर फायरिंग की। इस बीच जम्मू कश्मीर के गुरेज में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह 4-5 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। वो 4 अक्टूबर को राजौरी और 5 अक्टूबर को बारामूला में रहेंगे। आरबीआई ने रेपो रेट में आधा फीसदी का इजाफा किया है। इससे रेपो रेट 5.4 से बढ़कर 5.9 हो गया है। यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो सकता है और आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। ब्याज दरों पर फैसले के लिए 28 सितंबर से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चल रही थी। इससे पहले अगस्त में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 4.9% से बढ़ाकर 5.4% किया गया था। आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी का फैसला महंगाई दर को काबू में करने के लिए किया है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल फिल्म अवार्ड के विजेताओं को सम्मानित किया। इस साल का दादा साहब फाल्के अवार्ड बीते जमाने की हीरोइन आशा पारेख को दिया गया। फिल्म तानाजी के लिए अजय देवगन को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला। वहीं साउथ के सुपरस्टार सूर्या को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तुलसीदास जूनियर को हिंदी की बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। यूक्रेन के 4 राज्यों को रूस ने अपने देश में शामिल कर लिया है। ये राज्य हैं डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसन और ज़ेपोरिज़िया। क्रेमलिन में एक खास समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन चारों राज्यों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में समझौते पर दस्तखत किए। इस मौके पर रूस में जश्न का माहौल है। इससे पहले रूस ने ज़ेपोरिज़िया पर मिसाइल हमले किए, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई। हमला उस वक्त किया गया जब यूक्रेन के कुछ लोग अपनों की मदद के लिए ज़ेपोरिज़िया जा रहे थे। अमेरिका के फ्लोरिडा में चक्रवाती तूफान इयान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। तूफानी हवाओं के बीच लोग जानमाल बचाने के लिए जूझते नजर आए। इयान कैटेगरी 4 का तूफान है। इसमें 241 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तेज हवाओं की वजह से बिजली के ट्रांसफार्मर तक उड़ गए। तूफान से कई निचले इलाकों में कई फीट पानी भर गया। इयान ने फ्लोरिडा पहुंचने से पहले अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा में भी भारी तबाही मचाई थी। आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं बल्कि ब्रेकिंग विश्लेषण करेंगे। उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिस पर हमारे देश में आजकल बहुत बहस हो रही है, और वो खबर है गरबा कार्यक्रमों में मुस्लिम युवाओं के आने पर लगाई गई रोक। पिछले एक हफ्ते में 7 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें गरबा कार्यक्रमों में शामिल होने वाले मुस्लिम युवाओं के साथ या तो मारपीट की गई है या फिर उन्हें पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। और इन तमाम घटनाओं के बाद हमारे देश का एक खास वर्ग ये कह रहा है कि मुस्लिम युवाओं का गरबा कार्यक्रमों में जाना अपराध कैसे हो सकता है। हमारा तो धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारे देश में एक संविधान है, और उस संविधान के तहत ऐसे देश में आप मुस्लिम युवाओं को ऐसे अपना निशाना कैसे बना सकते हैं। इन बातों को सुनकर शायद आपको भी यही लगेगा कि हमारे देश में अब हिंदू त्योहारों के नाम पर मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार शुरू हो गया है। लेकिन क्या ये सच है? क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? तो दूसरा पहलू क्या है, आज यही बताने के लिए हम आपके सामने आए हैं, और आज हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे। आज हम आपको सबसे पहले 3 बातों के बारे में बताएंगे। पहली बात, ये मुस्लिम युवा आखिर गरबा पंडालों में जाना क्यों चाहते हैं और क्या इसके पीछे लव जिहाद का मकसद हो सकता है, क्योंकि अब तक जितने भी मामले मिले हैं उनमें आरोपियों ने अपने नाम बदलकर हिंदू नाम रखकर इन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, लेकिन बाद में ये सारे लड़के पकड़े गए। और बड़ी बात यह है कि इन गरबा पंडालों में मुस्लिम लड़के ही क्यों जा रहे हैं, मुस्लिम लड़कियां क्यों नहीं जा रही। तो बड़ा सवाल है कि ये भी आप सोचिएगा। पहली बात जो हम सवाल उठा रहे हैं वो ये है कि इन लड़कों को नाम बदलकर चोरी छिपे जाने की क्या आवश्यकता है, क्यों जाना चाहते हैं। दूसरा, मुस्लिम लड़के ही क्यों पकड़े जा रहे हैं, मुस्लिम लड़कियां क्यों नहीं जा रही। दूसरी बात, गरबा कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर लाइव कॉन्सर्ट नहीं है। गरबा नवरात्रि के त्योहार से जुड़ा एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें हिंदू देवियों की आरती से पहले उन्हें प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया जाता है, और ये मुद्दा धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन आजकल अगर आप देखेंगे तो हमारे देश का एक खास वर्ग इस मामले को ऐसे पेश कर रहा है जैसे इन धार्मिक अनुष्ठानों में मुस्लिम युवाओं का शामिल होना उनका एक संवैधानिक अधिकार है और ये अधिकार उनसे छीना जा रहा है। तीसरी बात,
आज जो लोग ये कह रहे हैं कि गरबा कार्यक्रमों में शामिल होने वाले मुस्लिम युवाओं का आई कार्ड चेक करना गैर कानूनी है, आज हम उन तमाम लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि जब दिल्ली के शाहीन बाग में नए कानून के खिलाफ, नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन हो रहा था और वहां आने वाले लोगों का भी आई कार्ड चेक किया जा रहा था, तब ये सवाल क्यों नहीं उठाया गया। मैं आपको अपना तजुर्बा बता सकता हूं। जब शाहीन बाग में ये आंदोलन चल रहा था और शाहीन बाग में मैंने खुद जाने की कोशिश की थी तो मुझे जाने नहीं दिया गया था, और तब मैंने सवाल उठाया था कि शाहीन बाग के इस आंदोलन में या उस सड़क पर जाने का मेरा संवैधानिक अधिकार है, हमें कैसे रोका जा सकता है, लेकिन तब नहीं जाने दिया। और सोचिए, जिन लोगों को भारत माता की जय कहने में आपत्ति है और जो लोग राष्ट्रगान पर खड़े होने से इनकार करते हैं, आज वही लोग गरबा पंडालों में जाने की मांग कर रहे हैं। आपने ब्रेकिंग न्यूज तो बहुत सुनी होंगी, इसलिए आज इस मुद्दे पर यह ब्रेकिंग विश्लेषण भी देख लीजिए, और हम तो ये कहेंगे कि अपने दोस्तों और अपने परिवार के लोगों को भी दिखाइए। नवरात्रि के दौरान देश के 3 बड़े राज्यों में गरबा कार्यक्रमों का आयोजन होता है, और ये 3 बड़े राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आप सब जानते हैं आजकल नवरात्रि चल रही हैं और इस दौरान ये आयोजन होते हैं। इनमें अकेले गुजरात में 1 लाख से ज्यादा छोटे बड़े गरबा पंडाल सजाए जाते हैं। लेकिन पिछले दिनों अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कुछ मुस्लिम युवाओं के साथ मारपीट की, क्योंकि इन लोगों पर आरोप था कि इन्होंने अपनी पहचान को छिपाकर हिंदू नामों के साथ इस आयोजन में प्रवेश किया और बाद में इस कार्यक्रम के दौरान अपने मोबाइल फोन से ये कुछ हिंदू लड़कियों के वीडियोस बना रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हमारे देश में इस खबर को लेकर सिर्फ इतनी चर्चा हुई कि अहमदाबाद में कुछ मुस्लिम लड़कों को गरबा कार्यक्रम में शामिल होने से रोका गया, और जब वो शामिल हुए तो उन्हें पीटा गया। आप तक यही खबर आई होगी, लेकिन किसी ने भी आपको यह नहीं बताया कि ये सारे लड़के अपना नाम बदलकर, अपनी पहचान बदलकर, अपना धर्म बदलकर वहां पर प्रवेश क्यों चाहते थे, क्यों गए और वहां जाकर ये कर क्या रहे थे, ये किसी ने नहीं बताया। अहमदाबाद की तरह इंदौर के जिस गरबा पंडाल से मुस्लिम लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उन सभी लड़कों ने भी इन पंडालों में प्रवेश लेने के लिए अपने गलत नाम रजिस्टर में लिखवाए थे, और आरोप है कि ये लड़के भी इन पंडालों में हिंदू लड़कियों के वीडियोस बना रहे थे, उनकी तस्वीरें खींच रहे थे, जिसके बाद लोगों को वहां पर शक हुआ और उन्होंने इन्हें पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि इन सारी घटनाओं के बाद अब नौबत यह आ गई है कि मध्य प्रदेश के गरबा पंडालों की पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई है। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल और दूसरी जगहों पर पंडालों में जाने वाले लोगों के आई कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं, जबकि कुछ पंडालों के बाहर हिंदू संगठनों द्वारा ऐसे पोस्टर्स लगा दिए गए हैं जिन पर लिखा है कि वहां गैर हिंदू लोगों के प्रवेश पर पाबंदी है। सोचिए क्या दिन आ गए हैं। और गुजरात में कुछ स्थानों पर लोगों को गरबा पंडालों में प्रवेश देने से पहले अब उनका तिलक किया जा रहा है, इस तरह से जैसे अभी आप यहां तस्वीरों में देख रहे हैं। यहां एक सवाल यह भी है कि जिस इस्लाम धर्म में नाच गाने को, संगीत को वर्जित माना गया है और मूर्ति पूजा को इस्लाम के खिलाफ बताया गया है, आखिर उस इस्लाम धर्म को मानने वाले ये लड़के इन गरबा पंडालों में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि इन पंडालों में तो मूर्ति पूजा भी होती है, गरबा भी होता है, नाच भी होता है, गाना भी होता है। इस बात को समझने के लिए हमारी टीम गुजरात और मध्य प्रदेश के कई गरबा पंडालों में गई और इस दौरान हमें 2 बातें पता चली। पहली बात यह कि ये सारे लड़के गरबा खेलने नहीं बल्कि वहां पर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करने के लिए वहां पर आते हैं, क्योंकि जो गरबा नृत्य है वो एक ग्रुप में किया जाता है और इस दौरान ये लड़के हिंदू लड़कियों के बीच आसानी से घुल मिल जाते हैं, फिर उनसे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है। आज जब हमने इस पूरे विषय पर रिसर्च किया तो हमने ये पाया कि वर्ष 2002, 2004, 2009, 2012 और 2021 में भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जब मुस्लिम युवाओं पर गरबा पंडालों में शामिल होकर लव जिहाद के आरोप लगे हैं और हर साल इस मुद्दे पर काफी बहस होती है, लेकिन इस बार इस मुद्दे को एक अलग ही रंग दे दिया गया है। जैसे पिछले साल भी इंदौर के एक कॉलेज में हुई गरबा नाइट से
4 मुस्लिम युवकों को हिरासत में लिया गया था और इन पर आरोप था कि ये हिंदू लड़कियों से उनके फोन नंबर मांग रहे थे। बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को भारत माता की जय कहने में आपत्ति है, जो लोग राष्ट्रगान पर खड़े होने से इनकार करते हैं, आज वही लोग गरबा पंडालों में जाने की मांग कर रहे हैं। इससे भी बड़ा विरोधाभास यह है कि सऊदी अरब के जिस मक्का में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई, जो इस्लाम धर्म का केंद्र है, आज वहां गैर मुसलमानों को प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। लेकिन यही लोग चाहते हैं कि उन्हें हिंदू धर्म से जुड़े ऐसे तमाम अनुष्ठानों में बिना किसी आपत्ति के शामिल होने दिया जाए। यानी ये लोग इसे अपना संवैधानिक अधिकार समझ रहे हैं, जबकि ये मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। गरबा और डांडिया असल में एक धार्मिक नृत्य है और इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। नवरात्रि के दौरान पूजा से पहले जो नृत्य होता है उसे गरबा कहते हैं और पूजा के बाद जो नृत्य होता है उसे डांडिया कहते हैं। यानी ये दोनों नृत्य हिंदू धर्म की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। और सोचिए, जिस धर्म में नाच गाने को ही वर्जित माना गया है, उस धर्म के लोग इसमें शामिल क्यों होना चाहते हैं? हम यहां ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, स्पष्ट कर दें कि हिंदू त्योहारों से मुस्लिम समुदाय को दूर रहना चाहिए। आज भी हमारा ये मानना है, जो त्योहार होते हैं वो तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करते हैं। त्योहारों को सबको मिलजुल कर मनाना चाहिए, चाहे वो मुसलमानों के त्यौहार हों, चाहे वो हिंदुओं के त्यौहार हों, क्रिश्चियंस के त्यौहार हों या फिर किसी और सिखों के त्यौहार हों। हमारा ऐसा देश है जिसमें हम सब धर्मों के त्यौहार मनाते हैं। हमारे देश में हर धर्म के त्यौहार पर छुट्टी होती है। हम सारे समुदाय के लोग, धर्मों के लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। ये खुशी का मौका होता है और यही करना चाहिए। लेकिन जब इसके पीछे इन त्योहारों का दुरुपयोग किया जाता है, जब गलत मंशा से लोग वहां पर पहुंचने लगते हैं, तब ये सवाल उठता है। इसलिए आज हम ये नहीं कह रहे कि ये जो बैन लगा है या जो बातें हो रही हैं ये सही हैं। वो तो सब कुछ गलत रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है। यहां सवाल इन लोगों की मंशा को लेकर है, क्योंकि ये लड़के हिंदू नाम रखकर इन पंडालों में जाते हैं ताकि ये आसानी से हिंदू समुदाय की लड़कियों से दोस्ती कर सकें। वरना आप खुद सोचिए, आपने कभी किसी मुस्लिम महिला को अपना नाम बदलकर इन गरबा पंडालों में जाते हुए देखा है? खुद सोचिएगा आप कि मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम लड़कियां अपने हिंदू नाम रखकर इन पंडालों में क्यों नहीं जा रही? लड़के ही क्यों जा रहे हैं? आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। एक और समझने वाली बात यह है कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग अपने धर्म की महिलाओं के लिए हिजाब को जरूरी मानते हैं और उन्हें पर्दे में रखना चाहते हैं, आज वही लोग ये कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम लड़कों ने गरबा पंडालों में हिंदू लड़कियों से दोस्ती कर भी ली तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया। आज हमने इस पर आपके लिए एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, इसलिए ये मत समझिएगा कि ये बात यहाँ स्टूडियो में खड़े होकर मैं आपसे कह रहा हूँ और हमने किसी भी बात को क्रॉस चेक नहीं किया है। हमारी टीम जमीन पर जाकर जमीनी सच्चाई आज आपके लिए लेकर आई है और आज जब ये आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर मुस्लिम लड़के ही हिंदू नाम रखकर इन गरबा पंडालों में क्यों जाना चाहते हैं। मुस्लिम लड़के गरबा पंडाल में सिर्फ लव जिहाद के लिए जाते हैं। आपने कभी भी मार्क किया होगा कि जावेद जाएगा, शहजाद जाएगा, पर सकीना कभी गरबा में नहीं जाएगी। तो ये साफ तौर पे ये निश्चित हो जाता है कि ये लव जिहाद के को जो बीज है उसके लिए वो जा रहे हैं। हम ये साफ कहेंगे कि ये त्यौहार जो है हिंदू भाइयों का खास त्यौहार है। इसमें मुस्लिम नौजवानों को या लड़कों को जाना ही नहीं चाहिए। ये भाई भागा था। पिछले 10 सालों का हमारा अनुभव रहा है कि जितने भी लव जिहाद के जो किस्से बन रहे हैं वो नवरात्रि के दौरान बन रहे हैं। रावण जैसे सीता माता का अपहरण करने के लिए भेष बदल के आया और सीता माता का अपहरण किया। उसी प्रकार ये गरबा पंडालों में अपनी आईडी छुपाकर, नाम छुपाकर और अपने चेहरे पे चोला बदल कर आते हैं। सलमान जब मुसलमानों का अकीदा नहीं है तो क्यों जा रहे हैं? नहीं जाना चाहिए उनको, उनके माँ बाप को रोकना चाहिए। तो उससे नाहक पर पूरा समाज बदनाम होता है।
आईडी जो कार्ड है, आइडेंटिटी आधार कार्ड और जो वोटर आईडी जो अभी चेक की जा रही है, बहुत ही अच्छा कानून लागू किया गया है अभी सरकार के द्वारा। अब हमारा अगला विश्लेषण। मिर्जा गालिब का एक मशहूर शेर है जिसमें मैं माफी के साथ कुछ फेरबदल करना चाहता हूं, और वो ये है, हमको मालूम है कांग्रेस अध्यक्ष की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को चुनाव का ख्याल अच्छा है। दरअसल 80 वर्ष 69 दिन के मल्लिकार्जुन खड़गे का अब कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय हो चुका है। राजनीति से संन्यास की उम्र में खड़गे को गांधी परिवार अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपना चाहता है। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जितना काबिल व्यक्ति पूरी कांग्रेस पार्टी में नहीं है? या क्या खड़गे के पास अलादीन का जिन्न है जो कांग्रेस की पंक्चर पड़ी गाड़ी को सुपरसोनिक विमान में बदल सकता है? या फिर मामला कुछ और है? आज हम इन सारे सवालों का विश्लेषण करेंगे, जिसका जो मूल मकसद है वो ये आपको ये बताने का है कि आखिर खड़गे ही क्यों। कहने को खड़गे के मुकाबले शशि थरूर और के.एन. त्रिपाठी भी मैदान में हैं, लेकिन खड़गे का जीतना तय है। और इसलिए क्योंकि वो गांधी परिवार के भक्त हैं। ऐन मौके पर गांधी परिवार की उन पर कृपा हुई तो दिग्विजय सिंह ने खुद ही अपना पत्ता काट लिया और खड़गे के प्रस्तावक बन गए। वैसे सच ये है कि गांधी परिवार के आशीर्वाद के बिना कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष बन ही नहीं सकता, और ऐसा चमत्कार हो भी जाए तो कड़वा सच ये है कि फिर कांग्रेस टूट जाएगी। मतलब आज अगर गांधी परिवार पार्टी में दखल छोड़ दे तो दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा की तरह कांग्रेस के कई धड़े हो जाएंगे, जिनमें कोई किसी दल में मिल जाएगा और कोई किसी दूसरी पार्टी में मिल जाएगा। यानी अगर गांधी परिवार हटा तो कांग्रेस पार्टी के टुकड़े भी दिल की तरह हजार टुकड़े हो जाएंगे, कोई यहां गिरेगा कोई वहां गिरेगा। अब पहले आप ये समझ लीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे की यूएसपी क्या है। यूएसपी यानी उनकी खासियत क्या है। पहले तो आपको ये बता दें कि असल में उनकी जो कमजोरियां हैं वही उनकी ताकत है, उनकी जो कमजोरियां हैं वही उनकी खासियत है। तो पहली उनकी यूएसपी तो ये है कि वो सोनिया गांधी और खासकर राहुल गांधी के बहुत करीब हैं। दूसरी ये कि वो दलित नेता हैं, अगर जीते तो बाबू जगजीवन राम के बाद कांग्रेस के दूसरे दलित अध्यक्ष बनेंगे। यानी खड़गे का नाम लेकर कांग्रेस चुनाव में दलित कार्ड भी खिल सकती है। 1972 में वो पहली बार विधायक बने थे, यानी राजनीति का उन्हें लंबा अनुभव है। 2014 में मोदी लहर में खड़गे ने कर्नाटक के गुलबर्ग से अपनी सीट बचा ली थी, जिसका इनाम गांधी परिवार ने उन्हें लोकसभा में पार्टी का नेता बनाकर दिया। 2019 में वो चुनाव हार गए, तब गांधी परिवार ने उन्हें राज्यसभा में भेज दिया। खड़गे के विपक्षी नेताओं से अच्छे संबंध हैं और वो लो प्रोफाइल रहते हैं, यानी गांधी परिवार को इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं कि वो उन्हें ओवरशैडो कर सकते हैं या उनके खिलाफ कभी बगावत भी कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो उसूल हैं, जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के साथ मैं बचपन से जुड़ा हूं। जब मैं 8th 9th में पढ़ता था तब मैं पर्चे बांटता था, दीवारों पे लिखने की कोशिश करता था। मैं यही अपील करूंगा सारे हमारे डेलीगेट्स जो वोटर्स हैं वो मेरे पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत बनाकर मुझे जिताएंगे, ये आशा करता हूं। मैं जो लड़ाई हमेशा लड़ते हुए आया हूं और लड़ना चाहता हूं। तो खड़गे की वो कौन सी कमजोरियां हैं जो असल में उनकी ताकत है? पहली कमजोरी तो उनकी उम्र है, वो 80 वर्ष के हो चुके हैं। असल में ये जो उम्र है ये उनकी रिटायरमेंट की उम्र है, लेकिन ऐसे में उन्हें 80 साल की उम्र में कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा रहा है। यानी कांग्रेस पार्टी की जितनी सीटें हैं लोकसभा में वो खड़गे की उम्र से आधी सीटें हैं, और अगर खड़गे ने अपनी उम्र के बराबर भी कांग्रेस को लोकसभा सीटें दिलवा दी तो ये अपना बहुत बड़ा चमत्कार होगा। तो खड़गे की पहली कमजोरी है उनकी उम्र, जो कि गांधी परिवार को बिल्कुल सूट करती है, उन्हें ऐसा ही उम्मीदवार चाहिए था। उनकी दूसरी कमजोरी है उनका कोई राजनीतिक आधार नहीं है, ये भी गांधी परिवार को सूट करता है। तीसरी उनकी कमजोरी है कि उनकी लोकप्रियता बिल्कुल नहीं है, ना तो उनके पीछे कोई विधायक है, ना ही उनके पीछे कोई सांसद है, ना ही उनके पास कोई कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी टीम है जो उनके लिए काम करती हो। इसलिए वो कभी भी स्थिति में नहीं होंगे कि वो
गांधी परिवार की कोई बात मानने से इनकार कर दें या फिर गांधी परिवार के साथ बगावत कर सकें, जो कि अशोक गहलोत कर सकते थे, दिग्विजय सिंह भी कर सकते थे, क्योंकि इन सब नेताओं का अपना अपना एक जनाधार है। इनके पास अपने अपने कार्यकर्ताओं की टीमें हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों को टिकट दिलवाए हैं जो विधायक बन गए हैं, या अब सांसद तो कांग्रेस पार्टी के रहे नहीं ज़्यादा, लेकिन विधायक कहीं कहीं पर अभी हैं। तो इन सब लोगों की ऐसी टीमें हैं जो असल में पार्टी के लिए नहीं बल्कि इनके लिए काम करती हैं। अशोक गहलोत के साथ भी यही है। अशोक गहलोत राजस्थान में बहुत मजबूत है और राजस्थान में पार्टी की आला कमान कह लीजिए या हाई कमान कह लीजिए, उसकी अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अशोक गहलोत का कुछ भी राजस्थान में बिगाड़ सके। ये सारे जो डर हैं ये मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे इन तमाम नेताओं के मुकाबले बहुत ही कमज़ोर नेता हैं और यही कमज़ोरी उनकी सबसे बड़ी खासियत है, यही कमज़ोरी उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो गांधी परिवार को सबसे ज़्यादा पसंद है। जब अध्यक्ष पद ये संभालेंगे तब उनकी उम्र हो चुकी होगी 80 साल 3 महीने के आसपास। आज़ादी के बाद से कांग्रेस के इतिहास में इतना बुजुर्ग नेता पार्टी का अध्यक्ष कभी नहीं बना। पीवी नरसिम्हा राव जब पार्टी अध्यक्ष बने थे तब उनकी उम्र 71 वर्ष थी, जबकि सीताराम केसरी जब अध्यक्ष बने तब वो 77 वर्ष के थे। लेकिन खड़गे ने उम्र के मामले में कांग्रेस पार्टी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये भी कम दिलचस्प नहीं है कि इस बार अध्यक्ष चुनने के लिए जितना राजनीतिक तमाशा हुआ है वैसा शायद पहले कभी नहीं हुआ। आप शायद हैरान होंगे कि पिछले 50 वर्षों में सिर्फ 2 बार ही कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, 50 साल में दूसरी बार। और यह तब है जब कांग्रेस पार्टी अपने आप को सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी कहती है। और 2 ये चुनाव हुए हैं 1997 में और फिर हुए वर्ष 2000 में। 1997 में आपको याद होगा जब सीताराम केसरी को बड़ा बेआबरू करके वहां से निकाला था। 1997 के चुनाव में 3 कैंडिडेट्स मैदान में उतरे थे। इनमें सीताराम केसरी, शरद पवार और राजेश पायलट थे। सीताराम केसरी को 6224 वोट लेकर कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था, तब उन्हें 6200 वोट मिले थे। इसके बाद शरद पवार थे, शरद पवार उनसे हार गए थे। फिर वर्ष 2000 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सोनिया गांधी और जितेंद्र प्रसाद के बीच हुआ और उस वक्त सोनिया गांधी को 7448 वोट मिले थे और जितेंद्र प्रसाद को सिर्फ 94 वोट मिले थे। जितेंद्र प्रसाद के जो पुत्र हैं जितिन प्रसाद, वो इस समय बीजेपी में हैं। वो भी पहले कांग्रेस में थे, यूपीए की सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन अब वो बीजेपी में चले गए हैं। वैसे सोनिया गांधी ने पहली बार ये दांव नहीं खेला है जब एक बुजुर्ग, असहाय और तख्ता पलट करने की स्थिति में ना रहने वाले किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1991 में भी यही दांव नरसिम्हा राव के साथ उन्होंने खेला था। राजीव गांधी की हत्या के बाद जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया तो उन्हें ही नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए कहा गया। तो यहाँ एक बड़ी बात तो आप ये सुन लीजिए कि कांग्रेस पार्टी वो है जहां कौन प्रधानमंत्री बनेगा अपना उत्तराधिकारी नेता खुद चुनता है और गांधी परिवार चुनता है। तो जब सोनिया गांधी के पति राजीव गांधी की हत्या हो गई और प्रधानमंत्री चुनना था तो ये फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ा गया और उन्होंने नरसिम्हा राव को चुना। उनकी पहली पसंद असल में शंकर दयाल शर्मा थे, लेकिन वो बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। शंकर दयाल शर्मा ने अपनी उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देकर प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। तब सोनिया गांधी ने नरसिम्हा राव को चुना, जिनकी उम्र 72 वर्ष के पार हो चुकी थी और वो दिल्ली में अपना सामान समेटकर असल में हैदराबाद लौटने के लिए तैयारी कर रहे थे, क्योंकि तब तक उनके रिटायरमेंट का जो है समय आ चुका था। कांग्रेस पार्टी में उनकी कोई अहमियत नहीं रह गई थी और दिल्ली में असल में उनके लिए कोई काम नहीं बचा था और वो वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में उनकी लॉटरी लग गई। प्रधानमंत्री बनाने के बाद पीवी नरसिम्हा राव को ही सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष भी बना दिया। शरद पवार, अर्जुन सिंह और प्रणब मुखर्जी जैसे दिग्गज मुंह ताकते रह गए। प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद नरसिम्हा राव को लगा कि बतौर प्रधानमंत्री उन्हें सोनिया गांधी को रिपोर्ट करने की अब आवश्यकता नहीं है और उन्होंने ऐसा ही किया। ये बात सोनिया गांधी को पसंद नहीं आई और फिर नाराजगी बढ़ती चली गई, क्योंकि नरसिम्हा राव ने सोनिया गांधी के मुताबिक अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए, अपने असली रंग गांधी परिवार को दिखा दिए। कुल मिलाकर स्थिति आज भी नहीं बदली है और उस समय जब सोनिया गांधी ने नरसिम्हा राव को चुना था तो इन्हीं कारणों से चुना था। एक, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। उनके सलाहकारों ने उन्हें कहा कि ये एक ऐसा उम्मीदवार होगा कि आप जब तक राजनीति में नहीं आना चाहती, ये आपके लिए इस
प्रधानमंत्री की कुर्सी को गर्म करके रखेगा और जिस दिन आप चाहेंगी उस दिन नरसिम्हा राव को हटा दिया जाएगा। इनके साथ अच्छी बात यह है कि ये बहुत बूढ़े हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि ये ना तो लोकप्रिय हैं, ना इनका जनाधार है, ना इनके साथ कोई सांसद है, ना इनके साथ कोई विधायक है, ना इनके साथ कोई कार्यकर्ता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस अध्यक्ष भी बना दीजिए और प्रधानमंत्री भी बना दीजिए और जिस दिन आप कहेंगे उस दिन ये हट जाएंगे। ये उम्मीद की गई थी नरसिम्हा राव से, लेकिन यह अलग बात है कि नरसिम्हा राव पलट गए और उन्होंने अपने हिसाब से या कह लीजिए लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाना शुरू कर दिया और इससे गांधी परिवार उनसे बहुत नाराज था। लेकिन आज गांधी परिवार ने फिर से वही दांव खेला है। इस बार नरसिम्हा राव से भी ज्यादा बुजुर्ग नेता को पार्टी अध्यक्ष बनाकर गांधी परिवार ला रहा है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं शशि थरूर की, क्योंकि एक सवाल अब कांग्रेस के 9000 से ज्यादा डेलीगेट्स के सामने भी होगा कि क्या वो वास्तव में 80 वर्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे को दिल से चुनना चाहते हैं या वो 66 वर्ष के तेज तर्रार, आधुनिक दिखने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले शशि थरूर पर दांव लगाकर कांग्रेस को बदलने की शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि शशि थरूर खुद कह रहे हैं, अगर आप कल के बारे में सोचना चाहते हैं, थिंक टुमारो थिंक थरूर, ये उनका नारा है। यानी अगर आप भविष्य के बारे में सोचना चाहते हैं तो मुझे लाइए। और लोग मजाक में ये कह रहे हैं कि अगर आप आने वाले कल के बारे में सोचना चाहते हैं तो थरूर के बारे में सोचिए, और अगर आप जो कल जा चुका है और जो परसों जा चुका है उसके बारे में सोचना चाहते हैं तो आप खड़गे के बारे में सोचिए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी के ये डेलीगेट्स, पीसीसी डेलीगेट्स अपने अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालेंगे या गांधी परिवार की भक्ति ही वोटिंग का आधार बनेगी। शशि थरूर के अध्यक्ष बनने का मतलब है कि दक्षिण में कांग्रेस मजबूत हो सकती है, क्योंकि वो खुद केरल से आते हैं। युवाओं के बीच शशि थरूर की लोकप्रियता है, इसलिए कांग्रेस की पैठ बढ़ सकती है। हालांकि कांग्रेस इस बात को मानेगी नहीं, क्योंकि उनके पास शशि थरूर से कहीं ज्यादा बड़ा युवा नेता है राहुल गांधी के रूप में, क्योंकि राहुल गांधी भी तो युवा हैं। कांग्रेस कुछ आधुनिक तौर तरीके भी अपना सकती है। कांग्रेस में बदलाव की नई शुरुआत हो सकती है अगर थरूर आते हैं तो। और थरूर, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, काफी उनकी जो छवि है बहुत फ्लैम्बॉयंट छवि है। थरूर विवादों में भी रहे हैं, ये उनकी कुछ कमजोरियां हैं। थरूर के साथ भी वही समस्या है कि उनके पास कोई जनाधार नहीं है, ना तो उनके पीछे कोई विधायक खड़ा है, ना ही उनके पीछे सांसद हैं, ना ही उनके पीछे कोई कार्यकर्ता है। और अगर आप अखिल भारतीय उसमें देखें, पूरे भारत के हिसाब से देखें, तो थरूर को आप एक राष्ट्रीय नेता कहीं से भी नहीं कह सकते। इसलिए थरूर कोई बहुत बड़ी चुनौती दे नहीं पाएंगे खड़गे को। लेकिन फिर भी लोकतंत्र के नाम पर थरूर भी कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में आ गए हैं और उनका मकसद चुनाव जीतना नहीं है। उनका मकसद सिर्फ अपने प्रोफाइल को ठीक करना है। उनका मकसद ये है कि वो अपनी जो छवि है उसे वो अपग्रेड कर लें और वो भी वरिष्ठ नेताओं की इस क्लब में प्रवेश करना चाहते हैं। अब ये पीसीसी डेलीगेट्स को तय करना है कि गांधी परिवार की भक्ति जीतेगी या अंतरात्मा की आवाज। उनके पास पार्टी में लोकतंत्र को जीत दिलाने का बहुत शानदार मौका है और ये मौके रोज रोज नहीं आते। शशि थरूर के लिए चुनाव जीतना मुश्किल है और शशि थरूर को मुश्किलें शायद पसंद भी है। वो मुश्किल अंग्रेजी बोलते हैं, मुश्किल अंग्रेजी लिखते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। अगर आप उनकी बातें सुनेंगे तो आपको उनकी बातें समझने के लिए एक डिक्शनरी साथ में रखनी पड़ेगी। तो शशि थरूर के साथ ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। इसी साल जनवरी में उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने एक शब्द लिखा था और उस शब्द का मतलब लोग डायरेक्टरियों में उस वक्त ढूंढ रहे थे। उन्होंने ये शब्द लिखा था जिसे कहते हैं एनोक्रेसी, और एनोक्रेसी का मतलब उन्होंने बताया सरकार का ऐसा रूप जो निरंकुश खूबियों के साथ साथ लोकतांत्रिक भी होता है, जो चुनावों की अनुमति देता है, विपक्षी दलों और संस्थाओं को साथ लाकर नाम मात्र की प्रतिस्पर्धा बनाता है, लेकिन जवाबदेही से बहुत मुश्किल काम करता है। ये उन्होंने तब लिखा था। दिलचस्प बात यह है कि आज यही शब्द कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया पर भी लागू है। वैसे शशि थरूर ऐसे नेता हैं जिन्हें विवाद बहुत पसंद है। आज अपने प्रचार के लिए उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया है और इस पर भारत का गलत नक्शा लगा दिया। जैसे ही सोशल मीडिया पर यह तस्वीर आई, लोग थरूर पर बरस पड़े और सवाल उठा कि क्या ऐसा व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकता है जो भारत का सही नक्शा तक नहीं जानता। अब यह साफ है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष वही बनेगा जिससे गांधी परिवार का आशीर्वाद मिलेगा। फिर भी कांग्रेस का दावा है कि अध्यक्ष पद का चुनाव लोकतांत्रिक है।
अध्यक्ष पद का चुनाव जिस तरीके से होता है वो इसके लोकतांत्रिक होने का सिर्फ आभास देता है। यह अलग बात है कि गांधी परिवार की इच्छा के बिना अध्यक्ष बनना असंभव है। अब आपको आसान शब्दों में बताते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले पार्टी में केंद्रीय चुनाव संघ यानी सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी का गठन होता है। अथॉरिटी के अध्यक्ष और टीम का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष CWC की मदद से करता है, यानी सोनिया गांधी की इच्छा और पसंद से ही यह होता है और इस बार भी यही हुआ। 5 सदस्यों वाली इस टीम के अध्यक्ष इस बार मधुसूदन मिस्त्री हैं। अध्यक्ष के चुनाव की शुरुआत सदस्यता अभियान से होती है। इसका पूरे होने के बाद बूथ कमेटी और ब्लॉक कमेटी बनती है। ब्लॉक कमेटी और बूथ कमेटी मिलकर प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि यानी PCC डेलीगेट्स चुनते हैं। हर ब्लॉक से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। हर 8 PCC पर एक कांग्रेस कमेटी प्रतिनिधि या AICC डेलीगेट चुना जाता है। PCC डेलीगेट्स के वोटों से ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और फिर पार्टी अध्यक्ष चुना जाता है। इस बार करीब 9000 PCC डेलीगेट्स अध्यक्ष पद के चुनाव में वोटिंग करेंगे। अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति को बतौर प्रस्तावक 10 PCC डेलीगेट्स का समर्थन आवश्यक है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्टी अपना अधिवेशन बुलाती है, जहां अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान होता है। ये जो हमने आपको पूरी इतनी लंबी चौड़ी और जटिल प्रक्रिया बताई है, ये सिर्फ एक पार्टी का अध्यक्ष चुनने के लिए है ये प्रक्रिया, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल है कि ऐसी लंबी प्रक्रिया से तो कोई व्यक्ति पूरी एक पार्टी नहीं, पूरे दुनिया का प्रधानमंत्री या पूरी दुनिया का राष्ट्रपति बन जाए, ऐसा चुनाव है ये। बहरहाल 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को परिणाम आ जाएगा। इससे पहले गांधी परिवार को खुलकर हम आज ये कहना चाहते हैं कि उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए और गांधी परिवार को सार्वजनिक रूप से कहना चाहिए कि वो किसी उम्मीदवार के साथ नहीं है, उनकी कोई पसंद या नापसंद नहीं है और उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि खड़गे भी उनके उम्मीदवार नहीं है और शशि थरूर भी उनके उम्मीदवार नहीं है, और वो अगर नहीं है तो दोनों के साथ नहीं है और अगर हैं तो दोनों के साथ है। और PCC डेलीगेट्स को अपनी इच्छा से वोट डालनी चाहिए। तो ये है कांग्रेस का अंदरूनी मामला। अब हमने आपको बहुत सारे विवाद बता दिए। अब हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी के बारे में अगली खबर हम आपको उसी दिन बताएंगे जिस दिन नया अध्यक्ष चुनाव का नतीजा आ जाएगा। अब आपको कुछ बहुत अच्छी तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल अपने गुजरात के दौरे पर हैं। आज उनका दूसरा दिन था गुजरात में और आज उन्होंने नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यह देश की तीसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसे गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के बीच चलाया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चल सकती है और कुछ ही सेकंड में ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। गति और सुविधा के मामले में ये ट्रेन भारतीय रेल के लिए अभी तक की सबसे बड़ी छलांग है। अब आपको तस्वीर हम दिखाते हैं क्या हुआ, और प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस ट्रेन के लिए बहुत प्रचार किया है, इसके लिए बहुत बैटिंग की है, वो भी आप देखिए। हवाई जहाज में यात्रा करते समय अंदर जितनी आवाज आती है, वंदे भारत ट्रेन में वो आवाज शायद 100वें हिस्से की हो जाती है। यानी 100 गुना ज्यादा आवाज विमान में होती है। विमान में अगर बातचीत करनी है तो काफी दिक्कत रहती है। मैं वंदे भारत ट्रेन में देख रहा था, आराम से मैं लोगों से बातचीत कर रहा था क्योंकि कोई आवाज ही नहीं थी बाकी। इसका मतलब जो लोग हवाई जहाज के आदी हैं, उनको अगर ये आवाज के विषय में ज्ञान हो जाएगा, मैं पक्का मानता हूं वो हवाई जहाज नहीं वंदे भारत ट्रेन पसंद करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी अब असल में ट्रेन के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं और वो लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि हवाई जहाज छोड़कर वो ट्रेन में सफ़र करना शुरू करें और ख़ासतौर पर इस तरह की हाई स्पीड ट्रेन्स में। अब आपको एक और बहुत दिलचस्प खबर दिखाते हैं। आज जब प्रधानमंत्री मोदी सड़क के रास्ते अपने गुजरात दौरे पर निकले हुए थे, उसी समय उसी रोड से, उसी हाईवे से एक एम्बुलेंस गुजर रही थी और प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा काफिला रुकवा दिया, सड़क के किनारे अपनी गाड़ियों को खड़ा कर दिया ताकि उस एम्बुलेंस को रास्ता मिल सके।
और जब वो एम्बुलेंस वहां से गुजर गई, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के काफिले ने फिर से अपना सफर शुरू किया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोगों को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और वो खुद ये काम करके दिया है कि जब भी आपको सड़क पर कोई एम्बुलेंस दिखाई दे तो आपको उस एम्बुलेंस को सबसे पहले रास्ता देना चाहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज खुद किया। अपनी गाड़ी को उन्होंने सड़क के किनारे लगा लिया, इंतजार किया, एम्बुलेंस को पूरी जगह दी और जब एम्बुलेंस वहां से चली गई उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़े। सड़क की बात हो ही रही है तो अब हम आपको अहमदाबाद मुंबई हाईवे की उस सड़क पर लेकर जाना चाहते हैं जहां 4 सितंबर को मशहूर उद्योगपति साइरस मिस्त्री की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। आज हम ये सवाल उठाएंगे कि क्या साइरस की जान इसी सड़क ने ली। आपने देखा होगा हमारे देश के मीडिया में जब कोई बहुत बड़ी खबर होती है, ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, तो मीडिया सबसे पहले वहां पहुंचता है, आपको सारी खबर दिखाता है। लेकिन 1-2 दिन खबर दिखाने के बाद मीडिया सब कुछ भूल जाता है और उसके बाद कभी कोई फॉलोअप नहीं होता। हमारे देश के मीडिया में फॉलोअप करने की कोई परंपरा नहीं है, इसलिए हम ये परंपरा शुरू कर रहे हैं और आज आपको एक फॉलोअप दिखाते हैं कि उस दिन तो आपने देख लिया साइरस मिस्त्री के साथ क्या हुआ। 2 दिन तक लोगों ने बहुत विश्लेषण किए, बहुत खबरें बताई आपको क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, असली कारण क्या हो सकता है, लेकिन फिर मीडिया भूल गया। लेकिन हम नहीं भूले, हम दोबारा से वहां पर गए और आज हम आपको वहां से एक फॉलोअप विश्लेषण दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर में जिस जगह साइरस मिस्त्री की कार का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक उसी जगह पर पिछले 5 दिनों में 2 और बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें 6 लोग मारे गए हैं। इनमें पहली सड़क दुर्घटना 26 सितंबर को हुई जिसमें सड़क पर एक बड़ा गड्ढा होने की वजह से एक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और उसकी एक ट्रक से टक्कर हो गई। इस सड़क दुर्घटना में कार में बैठे 3 लोग और ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई। इसके बाद 27 सितंबर को एक और सड़क दुर्घटना हुई ठीक इसी जगह पर जिसमें 2 लोग मारे गए। तो इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस हाईवे पर ऐसा क्या है, इस स्थान पर ऐसा क्या है कि यहां लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग मर रहे हैं। क्या साइरस को भी इसी सड़क ने मारा? अक्सर हमारे देश का मीडिया ऐसी खबरों का फॉलोअप कभी करता नहीं, लेकिन आज हमने साइरस मिस्त्री की मौत के पूरे 26 दिन के बाद इसी हाईवे से आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आज हमारी टीम एक एक्सपर्ट के साथ इस हाईवे पर गई और इस दौरान हमने ये पाया कि जिस स्थान पर ये सारे रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वहां मौजूद सड़क और पुल का डिजाइन सही नहीं है। ये पुल वहां की सूर्य नदी के ऊपर बना हुआ है और यहां समस्या यह है कि इस पुल से पहले ये हाईवे 3 लेन का है, लेकिन इस पुल के करीब पहुंचने पर अचानक से ये हाईवे 3 से 2 लेन का हो जाता है, जिससे अगर कोई गाड़ी बहुत तेज गति से आ रही हो तो ड्राइवर के लिए गाड़ी को संतुलित करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ड्राइवर ये कल्पना नहीं कर पाता कि 3 लेन की चौड़ी सड़क आगे चलकर अचानक से सकरी क्यों हो जाती है। और आशंका है कि साइरस मिस्त्री जिस गाड़ी में थे उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। उस दिन उनके दोस्त की पत्नी 3 लेन का हाईवे समझकर इस गाड़ी को बहुत तेज स्पीड में चला रही थी, लेकिन जैसे ही सड़क 2 लेन की हुई और उन्होंने सामने से चल रहे एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की तो गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो एक डिवाइडर से टकरा गई। और अभी जो 2 और सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं उनके पीछे भी यही कारण माना जा रहा है। इसके अलावा इस एक्सीडेंट वाली जगह से कम 500 मीटर दूर एक साइनेज बोर्ड लगा होना चाहिए जिस पर यह लिखा होना चाहिए स्पष्ट रूप से कि आगे जाकर यह हाईवे 3 लेन से 2 लेन का होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई बोर्ड वहां नहीं है। इस जगह से सिर्फ 103 मीटर की दूरी पर यह बोर्ड लगा है जो हमने आपको दिखाया है, जिसमें वो क्या बता रहा है, गो स्लो। और यह ऐसा बोर्ड है जिसे आप बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर देंगे। और ये 130 मीटर की दूरी पर है वहां से। तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि किसी भी ड्राइवर के लिए स्पीड कम करना अचानक मुश्किल हो जाता है। और साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में भी ऐसा ही हुआ था। इस पर हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ने एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार की थी और इस रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि साइरस मिस्त्री की मौत का एक बड़ा कारण ये हाईवे और उसकी गलत डिजाइनिंग है।
और ये रिपोर्ट केंद्रीय परिवहन मंत्रालय को भी भेजी जा चुकी है। इसके अलावा जितनी तेजी से ये हाईवे लोगों की जिंदगियां निगल रहा है, उसे देखते हुए पुलिस ने इस सड़क का निर्माण करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि ये भी सच है कि ऐसे मामलों में पुलिस की कार्रवाई का ज़्यादा असर कुछ होता नहीं है और इस तरह जो आरोपी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उन्हें बड़ी आसानी से बेल भी मिल जाती है। इसलिए आज ज़रूरी है कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों की एक जवाबदेही ज़रूर तय होनी चाहिए। इसके लिए एक सिस्टम हमारे देश में होना चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए। असल में हमारे देश में जब लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं तो उनके जो परिवार के लोग होते हैं या जो बाकी आसपास के लोग होते हैं, वो इसे एक दुर्भाग्य समझकर भूल जाते हैं। वो समझते हैं किस्मत को शायद यही मंजूर था और वो कभी भी इसकी जांच नहीं कराते ठीक से। कभी भी सड़क में जो दोष होता है, डिज़ाइनिंग में जो दोष होता है, सड़क पर जो गड्ढे होते हैं जिनकी वजह से हमारे देश में हर रोज़ लोग मारे जा रहे हैं, उनकी जांच के लिए या उसे बदलने के लिए कोई मुहिम नहीं चलाई जाती। इसलिए आपने देखा होगा जब भी ऐसा होता है हम सबसे पहले ये मुद्दा लेकर आपके सामने आते हैं। हम नेशनल हाईवे 48 पर है। ये रास्ता अहमदाबाद मुंबई को जोड़ने वाला रास्ता है। इसी हाईवे पर पूर्व टाटा सन्स चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत हुई थी। जिस स्पॉट पे उनकी मृत्यु हुई थी वो एक्सीडेंट स्पॉट हमारे बिल्कुल पीछे है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सूर्या नदी का जो ब्रिज आता है, जहाँ पर रोड जो है छोटा हो जाता है। जो बात कही जा रही थी कि रोड डिजाइनिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो वो दिक्कतें अभी भी आपको दिखाई देगी। अभी भी जो गो स्लो के इंडिकेटर लगाए गए हैं, वो गो स्लो के इंडिकेटर इस स्पॉट से जो 2 लेन होता है उससे महज 130 मीटर की दूरी पर दिख रहा है। अगर कोई रफ्तार में आ रही व्हीकल है, वो उससे बहुत कम समय होता है कि वो अपनी स्पीड कंट्रोल करे या किसी साइड में दबाए या रुक जाए। हाईवे पर रुकना भी खतरनाक होगा या फिर उस तरफ 2 लेन रोड पर जाए। ये ब्लैक स्पॉट ही है। पिछले कई सालों से यहाँ पे दुर्घटनाएं हुई हैं। कार पूरी ब्रिज के अंदर गिर के भी लोग मरे हैं। ये ब्लैक स्पॉट दुरुस्त नहीं हो रहे, इंजीनियरिंग डिफेक्ट है जिसको ये मानते भी हैं। उस पे थूक पट्टी वाला काम करते हैं। कुछ रैमलर्स मार दिए, साइन बोर्ड्स मार दिए, रिफ्लेक्टर मार दिए। वो सब 6 महीने में 3 महीने में डिलीट हो जाता है, फिर से दुर्घटनाएं होती है। हमारी मांग यही रहेगी कि साइरस मिस्त्री के डेथ के बाद अगर ये पूरे प्रशासन जाग जाए और ये जहाँ पे भी ब्लैक स्पॉट्स हैं, जो गड्ढे हैं, वो तुरंत भरे जाएं और इसके ऊपर हमेशा की तरफ से कोई ना कोई इलाज हमें हमेशा के लिए किया जाए, यही मांग रहेगी। NH48 वही हाईवे है, नेशनल हाईवे है, जहां पर साइरस मिस्त्री की एक्सीडेंट में मौत हुई थी। इस रोड पे जो कंडीशन है वो आप देख सकते हैं कि रोड में पॉटहोल है या जिस तरीके का डैमेज है वो इतना ज्यादा है कि गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। पॉटहोल की वजह से हो, रोड डिजाइनिंग की वजह से हो या फिर वक्त पर मदद ना मिलने की वजह से हो, ऐसे कई कारण हैं जिस वजह से इस हाईवे पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और प्रशासन अब कोशिश कर रहा है कि हाईवे की हालत जल्द से जल्द दुरुस्त की जाए ताकि ऐसे एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। कोऑर्डिनेशन अगर हमारे साथ करना है तो उसमें टाइम बाउंड रिस्पॉन्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तलासरी में 2 एक्सीडेंट हो गए, उसमें 2 दिन में 6 लोगों की मौत हो गई। अगर एक दिन के एक्सीडेंट के बाद, पहले दिन के एक्सीडेंट के बाद अगर तुरंत एक्शन में होता तो दूसरे दिन का एक्सीडेंट रोक सकते थे, इसलिए हमने गुना दाखिल कर दिया। लेकिन ये घटना बाद में नहीं होनी चाहिए, इसलिए कोऑर्डिनेशन के इश्यू जो है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे मीटिंग लिया था। ये टोल लेकर और हाईवे पे खूनी खेल खेल रही है कंपनी, जिसमें NHAI के अधिकारियों का भी दोष है। साल 2-2 साल कोई मेंटेनेंस नहीं होता है। मेटल क्रश बार नहीं है जो प्रोटेक्शन करता है गाड़ी को नीचे नहीं गिरने से या रोड के बाहर नहीं जाने से। साइरस मिस्त्री की मृत्यु के बाद उनकी गाड़ी में लगे एयरबैग्स को लेकर भी काफी सवाल उठे थे और उस समय ये कहा गया था क्योंकि पीछे वाली सीट पर बैठे साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त ने सीट बेल्ट्स नहीं लगाई थी, इसलिए उनके एयरबैग्स या तो खुले नहीं थे या फिर देर से खुले थे। और इसके बाद से ही लगातार आप सबसे ये अपील की जा रही है कि अगर आप पीछे की सीट पर भी बैठे हैं गाड़ी में तो हमेशा सीट बेल्ट बांध कर रखिए। इस घटना के बाद ही परिवहन मंत्रालय ने सभी गाड़ियों में 6 एयरबैग्स अनिवार्य कर दिए थे और कार बनाने वाली सभी कंपनियों को इसके लिए 1 अक्टूबर तक का समय दिया था। लेकिन अब इस डेडलाइन को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, यानी अब अक्टूबर 2023 से भारत में जितनी भी गाड़ियां बनेंगी उनमें सब में 6 एयरबैग्स का सेफ्टी फीचर देना अनिवार्य होगा।
लेकिन आपसे हम ये कहना चाहते हैं, आप सब लोग इस देश के टैक्स पेयर्स हैं। इस देश में हर व्यक्ति टैक्स देता है। इनकम टैक्स हो सकता है कम लोग देते हैं, लेकिन आप बाकी रूप में टैक्स देते हैं। और आप जो टैक्स पेयर हैं, आप जो टैक्स देते हैं, ये आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, कि आपको सही सड़क मिलनी चाहिए, साफ सुथरी सड़क मिलनी चाहिए और ऐसी सड़क मिलनी चाहिए जिसमें एक भी गड्ढा ना हो। इसलिए अगर आपके साथ, आपके आसपास कोई ऐसी सड़क है जो आपको लगता है कि जो बुरी स्थिति में है, उस पे गड्ढे हैं, वो ऐसी सड़क है जहां पर सड़क दुर्घटना हो सकती है, आपकी जान खतरे में आ सकती है, तो आपको इसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि सड़कें आपका संवैधानिक अधिकार हैं और आप इसके लिए सरकार को टैक्स देते हैं हर रोज़। क्योंकि आप ये जान लीजिए, आप जितना भी सामान खरीदते हैं इस देश में, जो भी खर्चा करते हैं, उन सब के ज़रिए आप टैक्स देते हैं। सेल्स टैक्स के ज़रिए आप टैक्स दे रहे हैं और तमाम जीएसटी के ज़रिए टैक्स दे रहे हैं, और जो तमाम आपके पास जो टैक्स का जो कंपोनेंट आता है, हर नागरिक हमारे देश का टैक्स दे रहा है, लेकिन उसे साफ सड़कें आज भी नहीं मिल पा रही हैं। अब आज का इतिहास। वर्ष 1922 में आज ही के दिन मशहूर फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी का जन्म हुआ था। 4 दशकों के अपने करियर में उन्होंने 42 फिल्मों का निर्देशन किया। ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत एक कैमरामैन और एक फिल्म एडिटर यानी वीडियो टेप एडिटर के तौर पर की थी। ऋषिकेश मुखर्जी को आनंद, गुड्डी, बावर्ची, खूबसूरत, गोलमाल, चुपके चुपके और मिली जैसी शानदार फिल्मों के लिए आज भी याद किया जाता है। वर्ष 1917 में आज ही के दिन अमेरिकन मीडिया प्रोप्राइटर इरविन बर्लिंग कान का जन्म हुआ था। अपने एक साथी के साथ मिलकर उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर कॉरपोरेशन की स्थापना की थी, जिसने आगे चलकर टेलीप्रॉम्प्टर का आविष्कार किया। टेलीप्रॉम्प्टर कैसा होता है आज हम आपको दिखाते हैं। इस समय आज तक के स्टूडियो में जहां मैं खड़ा हूं, मेरे सामने भी ये टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है जो आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये होता है टेलीप्रॉम्प्टर, और इसकी मदद से कोई भी एंकर जो है उसे अपनी पूरी बात याद नहीं करनी पड़ती, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर एक डिस्प्ले मशीन होती है जिसमें प्रोफेशनल वीडियो कैमरा के साथ लगी स्क्रीन पर लगातार शब्द आते रहते हैं, जैसा आप अभी देख रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति टेलीप्रॉम्प्टर को देखकर अपनी बात कह सकता है। दुनिया भर में जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े बाकी लोग हैं जो भाषण देते हैं, सेमिनार्स में बोलते हैं, वो सब टेलीप्रॉम्प्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे पहले जब टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था तो इस तरह कागज़ पर अपनी पूरी स्क्रिप्ट लेकर जाना पड़ता था और लोग ऐसे कागज़ में देखकर याद करने के लिए नोट्स बनाकर लेके जाते थे। लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं है, अब लोग टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर भी बात कर सकते हैं। ये बात अलग है कि मेरे जैसे जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो आज भी कागज़ पर अपनी स्क्रिप्ट लेकर आते हैं। वर्ष 1207 में आज ही के दिन सूफी संत और फारसी साहित्य के महान लेखक जलालुद्दीन रूमी का जन्म हुआ था। और आखिर में आपके लिए उन्हीं का एक कथन। उन्होंने कहा था, शब्दों को ऊंचाई देनी चाहिए, आवाज को नहीं। फूल बारिश से खिलते हैं, गरजने वाले बादलों और बिजली से नहीं। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। को प्रेजेंटेड बाय माचो हिंट, फैशन बड़े आराम से। माचो हिंट, फैशन बड़े आराम से। माचो हिंट, फैशन बड़े आराम से। Happiness is getting home solid wood furniture this Diwali from insaraf.com, India's #1 solid wood furniture store. एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की,